अभी हाल ही में असम के चराई देव स्थित मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं और असम राज्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस मिल भी जाते हैं आपको। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए असम आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी राजधानी दिसपुर है। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, 126 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। तो चराई देओ मोईदाम असम स्थित ताई अहोम साम्राज्य के कब्रगार स्तूप हैं और 18वीं सदी तक यह असम की ताई अहोम समुदाय की दफन परंपरा थी। और चराई देव मोईदाम या टीला दफन प्रणाली को सर्वप्रथम वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। और वर्तमान में आप देखिए यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत श्रेणी में पूर्वोत्तर से कोई विरासत स्थल शामिल नहीं है। यूनेस्को की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मोईदाम ताई अहोम साम्राज्य की टीला दफन प्रणाली है और मोईदाम ताई अहोम सम्राटों की कब्रगाह है और इस समुदाय के लिए एक पवित्र स्थान है। इस साम्राज्य की कब्रगाह मोईदाम को असम की पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। इस प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के सादृश माना जाता है। और चराई देव में राजाओं की करीब 31 और रानियों की करीब 160 मोईदाम है और अब तक खोजे गए 386 मोईदाम में से चराई देव में आप देखेंगे कि 90 शाही मोईदाम इस परंपरा के सर्वाधिक संरक्षित एवं प्रतिनिधित्व के सर्व प्रमुख उदाहरण है। चराई देव मोईदाम में इस साम्राज्य के सदस्यों के नश्वर अवशेष रखे गए हैं और जिन्हें उनकी साज सामान के साथ दफनाया गया था। और शाही मोईदाम विशेष रूप से चराई देव में पाए जाते हैं और जबकि अन्य मोईदाम असम के जोरहाट एवं डिब्रूगढ़ कस्बों में बिखरे हुए पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी में कि इस साम्राज्य के शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपना लिया था और इसके बाद इन्होंने दाह संस्कार की हड्डियों एवं राख को दफनाना शुरू कर दिया था। शाही ताई अहोमों का दाह संस्कार उनके पदानुक्रम को दर्शाते हुए बहुत ही धूमधाम एवं भव्यता के साथ किया जाता था। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में खजाने की खोज के कारण चराई देव मोईदाम को बर्बरता से नष्ट कर दिया गया। एक घरा फालिया और लिखूरा खान के खेल के लोग, या आप देखिए यह उन लोगों का समूह है जिन्हें अहोम राजाओं द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था और प्रत्येक खेल समूह में 1 से 5,000 लोग होते थे। एक पिठा के रूप में केवल आप देखेंगे कि एक पिठा के रूप में केवल घरा फालिया और लेकुरा खान खेलों के लोगों को राजाओं व रानियों के शवों को दफना करने की एक तरह से दफनाने की आप देखते हैं बात होती है। ताबूत जिसे रुंग डांग के नाम से भी जाना जाता था और के संबंध में भी खेल के लोगों की विशेष भूमिका होती थी। ताबूत को उरियम बेस्कोफिया जवानिका नामक एक विशिष्ट प्रकार की लकड़ी से बनाया जाता था। और इसमें अगर आप देखें मोईदाम की संरचनात्मक शैली, तो इसकी निर्माण विधि जान लीजिए। तो चराई देव एवं अन्य स्थानों के मोईदाम अहोम शैली में निर्मित किए गए और संरचनात्मक रूप से एक मोईदाम में एक या फिर एक से अधिक कक्षों के साथ वाल्ट तिजोरी होते हैं और वाल्टस में एक गुंबदाकार अधिसंरचना है जो एक अर्ध गोलाकार मिट्टी के टीले से ढकी हुई है और जमीन के ऊपर ऊंची उठी हुई है। प्रत्येक गुंबदाकार कक्ष में एक केंद्रीय रूप से उठा हुआ मंच है जहां पर मृत शरीर रखा जाता था और चोटी पर एक खुला मंडप है जिसे चाऊ चाली कहते हैं और एक अष्टकोणीय छोटी दीवार से पूरे मोईदाम को घेरा गया है। प्रयुक्त सामग्री की बात करें तो मोईदाम
कि गुंबदाकार कक्ष में एक धनुषाकार मार्ग से प्रवेश किया जाता है और 13वीं से आप देखिए 17वीं सदी के बीच की अवधि में इनके निर्माण के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता था। 18वीं सदी के बाद से इनके आंतरिक कक्षों के लिए विभिन्न आकार के पत्थरों और पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया और इनकी अधिसंरचना के निर्माण के लिए विभिन्न आकार के बोल्डर, टूटे हुए पत्थर, ईंटों और टूटी हुई ईंट का उपयोग किया गया, जबकि उप आधार के लिए बड़े पत्थर के स्लैब का उपयोग किया गया। और आप देखिए ताई अहोमों द्वारा विकसित बेहद पाठ चांगरुंग फोकन मोईदाम के निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्रियों का रिकॉर्ड रखता है। या आप देखिए अहोम साम्राज्य के बारे में जान लीजिए। चराई देव मोईदाम, चराई देव मोईदाम मैदाम असम में ताई अहोम समुदाय की उत्तर मध्यकालीन 13वीं से 19वीं शताब्दी टीला दफन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है और यह अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को प्रतिष्ठापित करता है और जिन्हें उनकी सामग्री के साथ दफनाया गया था। और 18वीं सदी के बाद आपको जो बताया ना कि अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाया और चराई देव के मोईदाम में दाह संस्कार की हड्डियों एवं राख को दफनाना शुरू कर दिया था और अब तक खोजे गए जो 386 मोईदाम में से अहोमों के टीले की दफन परंपरा के चराई देव में 90 शाही समाधि सुव्यवस्थित ढंग से संरक्षित सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले और पूर्ण उदाहरण है। अहोम साम्राज्य की इसमें बात करें अगर हम लोग तो इसके आप देखिए 1228 में, कब 1228 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित अहोम साम्राज्य ने 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बरकरार रखी और छोलोंग सुखफा 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। अहोम ने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया। अहोम शासकों का इस भूमि पर नियंत्रण वर्ष 1828 की यांडाबू की संधि होने तक था। और राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अहोमों ने भोइया जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर एक नया राज्य बनाया था और अहोम राज्य बंधुआ मजदूरों पर निर्भर था और राज्य के लिए इस प्रकार की मजदूरी करने वालों को पाइक कहा जाता था, पाइक। और समाज की अगर हम लोग बात करें तो अहोम समाज को कुल खेल में विभाजित किया गया था और एक कुल खेल का सामान्य कई गांवों पर नियंत्रण होता था। अहोम साम्राज्य के लोग अपने स्वयं के आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे और फिर आप देखते हैं फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार किया। हालांकि अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। सैन्य रणनीति की बात करें तो अहोम सेना पूरी तरह टुकड़ी में पैदल सेना, नौसेना, तोपखाने, हाथी, घुड़सवार सेना, जासूस शामिल थे। युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य हथियारों में तलवार, भाला, बंदूक, तोप, धनुष और तीर शामिल थे। अहोम सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध में विशेषज्ञता प्राप्त थी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर नाव का पुल बनाने की तकनीक भी सीखी थी। और लचित बोरफोकन, इसमें आप देखते हैं कि 24 नवंबर 1622 को जन्मे बोरफोकन को 1671 में सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता था और जिसमें मुगल सेना के असम पर कब्जा करने के प्रयास को विफल कर दिया गया था। सराय घाट की लड़ाई 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़ी गई थी और इसे एक नदी पर सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक माना जाता था और जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों पर अहोम की जीत हुई। और आप देखेंगे कि उन्होंने महान नौसैनिक रणनीतियों से भारत की नौसेना को मजबूत करने, अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु जाना जाता है। और लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है। इस पदक की स्थापना 1999 में रक्षा कर्मियों को बोरफुकन की वीरता और बलिदान का अनुसरण करने हेतु प्रेरित करने के लिए की गई थी। तो इतनी जानकारी जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर जान पाएंगे। ठीक है, कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो बताया करिएगा।